ये 21 जुलाई का न्यूज़पेपर है। हम देखते हैं इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट था। पहला है कैलाश मानसरोवर पे। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। ये गलवान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद से बंद हो गई थी। क्योंकि मानसरोवर जो है वो तिब्बत में पड़ती है और उसको तिब्बत को आपको पता ही है चाइना कंट्रोल करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद से बंद था। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि जो एससीओ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग चाइना में होगी और इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। फिर है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें एक चीज़ है इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके पढ़ाई होगी, पढ़ाया जाएगा बच्चों को। ठीक है, इसमें कई सारे पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था पंचकोशा थ्योरी। पंचकोशा थ्योरी का मतलब है कि जो इंसान है उसकी एक तरह से 5 लेयर है, मतलब स्किन की नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, 5 चीज़ें हैं जिससे हमारा कंसाइज़ डेवलप होता है। उस ये जो पंचकोशा है ये अद्वैत वेदांत का हिस्सा है। अद्वैत वेदांत में इसका ज़िक्र है और इसमें पंच महाभूत हैं, 5 चीज़ें हैं जिनका मेंशन है। जैसे अन्नमय कोशा। ठीक है, अन्नमय कोशा मतलब अन्नमय कोशा, अन्नमय कोशा, अन्नमय कोशा क्या होता है? फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी जो, ठीक है। उसके बाद प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा, प्राणमय कोशा ये क्या है हमारा? एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद मनोमय कोशा, मनोमय कोशा मतलब मेंटल एलिमेंट, मनोमय कोशा जो हमारे इमोशनल या मेंटल स्टेट है। और विज्ञानमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, विज्ञानमय कोशा जो है वो हमारा विजडम या इंटेलेक्ट है। और उसके बाद आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा क्या है? आनंदमय कोशा ब्लिस, ठीक है। आनंदमय कोशा, ठीक है। इन्हीं सब का इस्तेमाल करके अब पढ़ाया जाएगा स्कूलों में। कहा गया कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसमें कुछ और फैक्ट है। फैक्ट मतलब कि जो लेस नोन फैक्ट है उनको भी एक तरह से हाईलाइट करने की बात की है। जैसे हम जानते हैं कि एरोप्लेन किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने। हर जगह यही लिखा था कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया था। लेकिन इसमें एक फैक्ट दिया कि बापूजी तालपड़े जो कि मुंबई के थे 1895 में, उन्होंने 8 साल पहले ही राइट ब्रदर्स से पहले ही एरोप्लेन बना के उड़ा दी थी। ठीक है, ऑल्दो उतना सक्सेसफुल नहीं था पर उन्होंने कोशिश की थी। सुश्रुत की बात हमने कई बार सुना है। सुश्रुत ने पहला शल्य चिकित्सा या कह सकते हो सर्जरी की थी 6th सेंचुरी बीच में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये न्यूज़ है। इसमें अंधेरी टडोबा जो टाइगर रिजर्व है उसका केस है, एक तरह से केस स्टडी है आप कह सकते हो। फिर ये एविएशन जो अभी हमने देखा था, जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था या उसके बाद आसपास जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको लेकर लोगों की राय, खासकर जो उनसे जुड़े लोग हैं, ये एक तरह से एडवोकेट हैं, पर इन्होंने अपनी राय रखी है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एविएशन सेफ्टी में। उनमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कौन कौन है, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वाले हैं जो उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, जिसमें इंजीनियर्स वगैरह होंगे, ठीक है। और जो फ्लाइट क्रू होता है जो उड़ाता है प्लेन, फ्लाइट ऑपरेशन वाले होंगे। फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले होंगे। इन सबका जो समन्वय है, सबका जो एक तरह से कह सकते हो कि अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, उसके स्टैंडर्ड सेट होंगे। उन पे उनको ध्यान में रख के ही फिर उनको साथ लेकर चल के ही एयर सेफ्टी की जा सकती है। ये एक न्यूज़ थी। टीआरएफ जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है, उस ग्रुप को जिसने पहलगाम टेरर अटैक का हिस्सा वो मतलब कहा था कि हमने किया है, उसको यूएस ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये है कि एक तरह से जो इंडिया कह रहा था वो यूएस ने भी माना। अब यूएस मानता है तो उससे जो रिलेटेड जो उसके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी उन ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह से टेररिस्ट ट्रीट करती हैं। ठीक है, फिर ये एआई के ऊपर है ये न्यूज़, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट के ऊपर है कि कैसे हम इंडिया कैसे रिफ्रेम कर सकता है। देखो एआई में 2 चीज़ें हैं, एक जो एआई से होने वाले फ़ायदे हैं वो सब में बँटना चाहिए, दूसरा एआई से लेकर जो खतरे हैं उसका सबको संज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए कई सारी समिट हो चुकी हैं, जैसे कि हमने इसमें मेंशन किया था, ब्लेचली समिट हुई थी 2023 में। फिर ये यूके में हुआ था, ब्लेचली पार्क हमने सुना होगा, ठीक है। ब्लेचली पार्क में ब्लेचली समिट हुआ था 2023 में यूके में। और ग्लोबल एआई समिट 2024 में इंडिया ने किया था। इंडिया 2026 में भी एक समिट कराएगा, एआई इम्पैक्ट समिट। उसके अलावा एक साउथ कोरिया में सियोल एआई ग्लोबल फोरम हुआ था सियोल में 2024 में। और इसी साल फरवरी 2025 में पेरिस एआई समिट हुआ था, ठीक है। इसमें अलग-अलग सबके मायने हैं। जैसे जो सियोल वाला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो बिज़नेस को लेकर था कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके हम अपने बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लेचली में हुआ था वो एआई सेफ्टी से रिलेटेड था कि क्या-क्या खतरे हैं एआई का इस्तेमाल करने के बाद या हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको लेकर आगाह किया गया था। अभी जो समिट होते हैं वो दोनों चीज़ को मिला के और प्लस ज़्यादा फोकस रहता है कि जो सेफ्टी है प्लस उसकी बेनिफिट है, ठीक है। उससे कैसे सेफ्टी रहेगी और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जो बेनिफिट हों वो कुछ कंट्रीज़ में रह के ना रहें, मतलब जो बेनिफिट हो सिर्फ़ कुछ कंट्रीज़ को ना मिले, सबको मिले। तो इन्होंने जो पॉइंट आउट किया है, जो पॉइंट्स बताए हैं वो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर है कि इंडिया कैसे हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों में। फिर ये टेम्पल्स ऑफ सोशल जस्टिस, इसमें बात हुई है कि जो टेम्पल को डोनेशन मिलते हैं उनका इस्तेमाल करके स्कूल और कॉलेजेस बनाया जाए। ठीक है, बात तो सही है, बात अच्छी है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ़ हिंदू टेम्पल्स पर ही क्यों है ये मुझे नहीं समझ आया, ठीक है। हिंदू टेम्पल्स डोनेशन तो भाई मदरसा को भी मिलता है, मदरसा, ठीक है। और चर्च को भी मिलता है। हाँ, जितने चर्चेज़ हैं, इनको यूरोप से आएगा और इनको सऊदीया वगैरह से, मतलब जो गल्फ़ कंट्री से वहाँ से आता है। मान लो गल्फ़ कंट्री से।
तो डोनेशन तो सबको मिलता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ कंट्रोल किसको किया जाता है? हिंदू टेम्पल्स को, और उन्हीं के ही जो पैसे हैं डोनेशन से उसका इस्तेमाल करके स्कूल कॉलेज, ये कह रहे हैं कि ये सेकुलर चीज़ें हैं, इससे उनके रिलीजियस उनको एक्टिविटीज़ को नुकसान नहीं होगा। तो सेकुलर चीज़ सबके लिए सेकुलर होगी ना, तो वो डोनेशन अगर हिंदू हिंदू टेम्पल्स को जो डोनेशन मिल रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो अगर सेकुलर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है या जैसे मदरसा है और चर्च है उसमें जो पैसा आता है उसमें भी जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसका भी इस्तेमाल करके आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हो ना। और सेकुलर स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं ये स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, ये नहीं कहना कि हम वो जहाँ पर रिलीजन पढ़ाया जाता होगा वो स्कूल खोलेंगे, नहीं, सेकुलर स्कूल खोलेंगे। हिंदू टेम्पल के पैसे का इस्तेमाल करके सेकुलर स्कूल खोला जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर सही है हिंदू के लिए, अगर ये चीज़, ये डिफिनेशन आप तय करते हैं, तो यही डिफिनेशन आप दूसरे धर्म के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या मंदिर हैं, उनके जो मस्जिद हैं, उनके जो गुरुद्वारे हैं, उनके लिए क्यों नहीं आप यही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेकुलरिज्म का ये दोगलापन मुझे नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया तो समझिए। सरप्लस फंड तो सब में है ना। पर ठीक है, ये बता रहे हैं कि जैसे अंग्रेज थे तो उन्होंने भी किया था, फिर जो किंगडम्स थे, जो लोकल रूलर थे उन्होंने किया था। भाई तो ये चीज़ें तब थी जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, उसमें सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था। उस समय अंग्रेजों के समय तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसमें कोई सेकुलरिज्म वाली डेफिनेशन नहीं थी। जो राजा महाराजा थे जब उनका टाइम था तो कोई सेकुलरिज्म का डेफिनेशन नहीं था, कोई सेकुलरिज्म नहीं था। वो पैसे का डोनेशन करते थे, वो उनकी अपनी इच्छा के ऊपर था, ना कि वो कोई पॉलिसी थी ऐसी। आप पॉलिसी और कानून बनाने की बात कर रहे हो, अलग चीज़ें दोनों। ठीक है, फिर ये इज़राइल कमिटिंग जेनोसाइड इन गाज़ा, ठीक है। तो ये अब इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी दिन से कवर कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे न्यूज़ में, ठीक है। 2023 से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया था इज़राइल पे, उसके बाद से इज़राइल ने रेट्रिब्यूट किया और वो फ़लस्तीन पर तब से हमला कर रहा है, खासकर गाज़ा में, ठीक है। और उसके बाद 2024 में साउथ अफ्रीका ने एक प्रोसीडिंग इनिशिएट की इज़राइल के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? द हेग में, ठीक है, द हेग में, कि जो इज़राइल का मिलिट्री कैंपेन गाज़ा में जो है, वो एक तरह का जिनोसाइड है गाज़ा के ऊपर या पैलेस्टीनियन के ऊपर, ठीक है। अब जिनोसाइड की डेफिनेशन अलग-अलग है, लेकिन जिनोसाइड की जो डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई है, वो जिनोसाइड को जो टर्म था वो बेसिकली एक पॉलिश डेविस जूरिस्ट थे, राफेल लेम्किन, इन्होंने कॉइन किया था और बाद में इसको यूएनजीए की जो असेंबली थी उसने 1946 में एक्सेप्ट की थी। एक रेज़ोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था, द कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जिनोसाइड या जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 में, ठीक है। इसमें बताया गया जिनोसाइड क्या होता है, अगर किसी का ऐसा इंटेंट हो कि किसी नेशनल, एथनिक, रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को पार्ट में या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसको एक तरह से जिनोसाइड कहा जाता है। तो जिनोसाइड एक्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मतलब एक्ट, एक्चुअल एक्ट, और एक था इंटेंट, ठीक है। ठीक है, अगर कहीं भी जेनोसाइड हो रहा है, कहीं भी रिकॉग्नाइज़ हो गया, तो उसमें एक प्रीएम्पटरी नॉर्म है या कह सकते हो ओवरराइडिंग या मतलब जिसको हम कहते हैं जुस कोजेंस, ठीक है, जुस कोजेंस या प्रीएम्पटरी नॉर्म। इसका मतलब होता है कि ये एक कंपेलिंग लॉ है, इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर कहा गया कि ये जेनोसाइड हो रहा है, तो वो उनका मतलब जितने भी लोग उससे जुड़े हैं, जिनको भी पता चल रहा है ये, उनको एर्गा ओमेस के हिसाब से सबकी ड्यूटी बनती है कि उसको रोकें, ठीक है। इसी एर्गा ओमेस की वजह से ही साउथ अफ्रीका, जो कि पार्टी नहीं है, ना इज़राइल की तरफ से है, ना हमास की तरफ से है या पैलेस्टीन की तरफ से है, उसने पिटीशन दी है उसमें आईसीजे में, ठीक है, कि इज़राइल क्या है जेनोसाइड कर रहा है और हमें उससे रुकना है, ठीक है। इसमें एक्ट में क्या होता है, एक होता है एक्टस रियूज़, इसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट, ठीक है। अगर मार रहे हो, जेनोसाइड कर रहे हो तो गलत है, गिल्टी एक्ट। तो एक्ट हो रहा हो, ठीक है, सिर्फ इंटेंट नहीं, एक्ट भी ज़रूरी है, एक्ट हो रहा हो और इंटेंट कैसा हो, जिसको कहते हो मेंस रिया, ठीक है, मेंस रिया का मतलब होता है मेंटल स्टेट या मेंटल एलिमेंट जिसको कह लो। उसमें भी एक चीज़ होती है डोलस स्पेशियलिस, ठीक है। डोलस स्पेशलिस्ट मतलब क्रिमिनल इंटेंट, ठीक है, क्रिमिनल इंटेंट। जैसे बेसिक जो हम लोग को एग्जांपल दिया जाता है हिटलर का, ठीक है। हिटलर का इंटेंट भी था और एक्ट भी था, जो ज्यूस थे उनको मारने का, ठीक है। उसने हर जगह ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया कि ज्यूस बुरे हैं, उनको मारना चाहिए, और मारा भी, दोनों ही चीज़ था। तो उसी हिसाब से एक्ट और इंटेंट दोनों चाहिए होता है कि किसी के एक्शन को क्या कहते हैं, जेनोसाइड करार देने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई 4-5 लोगों को या 100 लोगों को मार दे तो मास किलिंग, हर मास किलिंग जेनोसाइड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी मास किलिंग अगर 4-5 लोगों को भी आप मार देते हो और उसमें इंटेंट ये है और एक्ट उसी हिसाब से है, तो वो जेनोसाइड माना जाएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ सेम हो सकती है, दोनों चीज़ डिफरेंस हो सकती हैं। और इसमें जो अभी इसमें इंटेंट की बात ही फँस रही है, मतलब जो इज़राइल का कैंपेन है गाज़ा पे, उसमें यही बात आ रही है कि जो उनका इंटेंट है, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जेनोसाइडल इंटेंट है, कि वो पैलेस्टीनियन को उनकी इथनिसिटी की वजह से खत्म करना चाह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये रेट्रिब्यूशन है, वो मतलब कोलैटरल डैमेज है, पैलेस्टीनियंस जो मर रहे हैं, तो उनका उनका बेसिक जो कैंपेन है वो हमास के खिलाफ है, ठीक है। तो कई कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, कई कंट्रीज़ इनके खिलाफ है, ठीक। उसके बाद यूरोपियन कमीशन एज चेक प्लान टू कीप चिल्ड्रन सेफ ऑनलाइन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूरोपियन कमीशन एक तरह से एक नया लॉ ला रहा है, जिसमें जो यूज़र्स हैं, ऑनलाइन यूज़र्स हैं, उनकी एज चेक की जाएगी, ठीक है। कई सारे कंटेंट होते हैं ऑनलाइन जिनको एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चों को नहीं एक्सेस करना चाहिए, खासकर जैसे जो 14 से कम है या 18 से कम है। एडल्ट जहाँ हर जगह की डिफिनेशन अलग है, कहीं 16 प्लस को एडल्ट मानते हैं, कहीं 18 प्लस को नॉर्मली रिकॉग्नाइज है 18 प्लस, ठीक है। कहीं 14 को भी अलाउ कर देते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो 14 प्लस बच्चे हैं वही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसा कुछ था। फिर बाद में शायद ये हटा दिया गया, जो भी था, ठीक है। तो अभी बात हो रही है ये यूरोप कमीशन, अभी उसने रिसेंट में कुछ बिल भी लाए थे, हमने देखा था, डीएसए आया था, ठीक है, डिजिटल सर्विस एक्ट, वहीं पे आया था। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने भी इस पे काम किया था। अपनी तरह से अपने यहाँ लॉ आया था, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेसी के ऊपर लॉ आ रहा है या डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए लॉ आ रहा है, वैसे ही उन्होंने भी डीएसए लाया था। सबसे पहले इनिशिएट वही करते हैं, फिर बाद में लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक डिवाइस वाली चीज़ है और एक वेबसाइट वाली चीज़ है।
किसी यूज़र की एज, जो ऑनलाइन यूज़र है उसकी एज आप कैसे बताएँगे कि क्या है? ये किसको, और ये कौन बताएगा? वेबसाइट बताएगी या डिवाइस बताएगा? ठीक है, मान लीजिए एक फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डिवाइस चेक करेगी कि ये आपकी एज 18 है या नहीं, या वेबसाइट जैसे आपने गूगल खोला, तो गूगल बताएगा कि हाँ, आपकी एज 18 है या नहीं, ठीक है? किसके ऊपर ऑनस होगा, किसकी ज़िम्मेदारी होगी ये चेक करने की? मान लीजिए, और इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे बताए थे, कई ऐसे कंटेंट हैं जो हर एज के लिए मतलब सही नहीं है। कुछ 18 प्लस जो एक्सप्लिसिट कंटेंट होते हैं, वो 18 प्लस के लिए कहा जाता है कि ठीक है, बच्चे उसको गलती से एक्सेस कर लेते हैं, या मान लीजिए कि कई बार आ जाता है उनके सामने, वो नहीं आना चाहिए, ठीक है? खासकर छोटे बच्चे, उनके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। या जो अंडर एज बच्चे हैं, वो साइबर बुलिंग वगैरह का भी शिकार हो जाते हैं कई बार, उनको बड़े लोग बुली करते हैं, ठीक है? उनके एज ग्रुप भी करता है, या बड़े लोग भी कर सकते हैं, करते भी होंगे। तो ऐसी चीज़ें अभी हमने जैसे यूके में देखा, ठीक है? यूके में देखा था कि जो अंडर एज गर्ल्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स टारगेट कर रहे थे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें मेन डिबेट ये है कि आप किसी की एज चेक करेंगे तो उसमें उसकी जो प्राइवेसी होगी उसको मतलब उसको एक तरह से नुकसान होगा ना, कि आप किसी की एज चेक करने के लिए या तो उसका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करोगे, उसका या फिर बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाई करोगे, कैसे भी करके आपको पता चलना चाहिए कि वो कितने साल का है, चाहे वो डिवाइस करे, चाहे वो वेबसाइट करे, जो भी करेगा। वो उनकी प्राइवेसी एक तरह से मतलब कह सकते हो कि उनकी प्राइवेसी का हनन होगा। हाँ, ठीक है। सारी डिबेट इन्हीं 3 चीज़ों की है कि प्राइवेसी को भी इंटैक्ट रखना है, और उनकी एज भी चेक करनी है कि, और ये कैसे किया जाएगा, जो भी उनके तरीके होंगे। फिर उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर विजिट पर है यूके मालदीव्स के ओपी शर्मा ओली। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट गेन टू मूव फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा वही जज हैं जिनके यहाँ पर जले नोट्स पाए गए थे। जस्टिस यशवंत वर्मा नाम है इनका, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। तो इनको हटाने के लिए जो मिनिमम, मतलब किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो मिनिमम सपोर्ट चाहिए होता है, 100 चाहिए आपको, 100 चाहिए लोकसभा में और 50 चाहिए राज्यसभा में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक कमेटी बैठेगी जो उन पे लगे इल्ज़ाम को वो जाँच करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो कहते हैं हाँ, तो फिर वोटिंग होगी, उनको हटाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये है एनुअल शेयर ऑफ एब्सटेंशंस इन इंडियाज़ वोट एट यूनाइटेड नेशंस रीच एट ऑल टाइम हाई। इसका क्या मतलब है, जैसे यूएनजीए में जो कोई रेज़ोल्यूशन आता है तो उसपे वोटिंग होती है, तो हर कंट्री अपने हिसाब से येस, नो या एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। येस कह रही है तो मतलब एग्री कर रही है, नो कह रही है तो एग्री नहीं कर रही है, एब्सेंट हो रही है तो मतलब उसका कोई लेना-देना नहीं है। इंडिया एब्सेंट होता है ज़्यादातर केसेज़ में, जैसे इज़राइल का केस होता है, तो इसमें उसमें इंडिया, जब भी कोई इज़राइल के खिलाफ वोटिंग होती है तो उसमें इंडिया एब्सेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशन है इज़राइल से, हम उसको टार्निश नहीं करना चाहते एक तरह से, ठीक है, उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। या जैसे रशिया के खिलाफ कोई वोटिंग होती है तब भी इंडिया एब्सेंट रहता है। इंडिया बेसिकली ना वो यूएस लॉबी को नाराज़ करना चाहता है, ना इधर जो हमारे एशियन या मिडल ईस्ट वाले हैं उनको नाराज़ करना चाहता है, तो उस केसेस में वो एब्सेंट हो जाता है। इसका एक मतलब इंटरप्रिटेशन है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है अब एक तरह से इंडिपेंडेंट है, हम अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप यूएस लॉबी में हैं तो यूएस अगर हाँ कह रहा है तो आपको हाँ कहना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, ठीक है। वरना वो फिर वही सैंक्शंस वगैरह, वो फिर हार्म करना, टैक्स बढ़ाना, वो सब शुरू कर देता है तुरंत, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो यूएस के खिलाफ जाती हैं, खासकर जो मतलब रशियन या चाइना लॉबी में नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहना बड़ा मुश्किल है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ठीक है, इसमें शायद इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि सैटरडे का है ना, इसमें नहीं आया। नहीं है, ये मेंटल फटीग कैन ट्रिक द ब्रेन इनटू टेकिंग ईज़ी वे आउट। इसमें मेंटल फटीग की बात की गई है। मेंटल फटीग क्या होता है? जैसे आप काफ़ी देर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, इवन जैसे सेडेंटरी लाइफ है, इसमें भी आप काफ़ी देर काम कर रहे हो, बैठे-बैठे थक जाते हो। कोई हार्ड वर्क नहीं किया, फिर भी थक गए, क्यों? क्योंकि काफ़ी देर तक काम किया। अब एग्ज़ॉशन फील होने लगता है कि हाँ भाई, थकान लग गई है, हुँ, और कोई काम भी नहीं किया है। तो फिर आप मान लीजिए कि आप बैठे हो कहीं पे, तुरंत शरीर जो है स्लाइड कर जाएगा कि भाई आराम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ों से चेक किया, जैसे एक इसमें बात आई एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके थ्रू जो हमारे ब्रेन्स में कुछ रीजन एक्टिव हो जाते हैं जब हम कुछ कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू पिन पॉइंट किया गया कि कौन से रीजन एक्टिव है जब हमें थकान होती है, हम कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। मून डे रिमेंबरिंग द लीप। हाँ, मून डे कब था? 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई को माना गया। अपोलो 11 जो था, अपोलो 11 मिशन 1969 में, जिसको यूएस मतलब नासा ने लॉन्च किया था, और नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे चंद्रमा पे, पैर रखा पहला, ठीक है, 20 जुलाई को। टेक्निकली वो 21 जुलाई था अगर इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से देखें तो, लेकिन उनके हिसाब से 20 जुलाई था, ठीक है। इसको बाद में यूएनजीए ने रिकॉग्नाइज किया 2021 में, और तब से मून डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। सुनने के लिए धन्यवाद।